हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। मुख्य सेविका यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी है, जिसमें फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसका अभी तक कोई कट ऑफ नहीं बताया गया है कि कब तक कितने नंबर तक इसमें आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। इसके संबंधित बहुत सारे सवाल हैं। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे थे तब भी सवाल था, तब भी मैंने इस पर कई सारे वीडियोज़ बनाए। अभी भी कई सारे सवाल लोगों के मन में हैं, जबकि फॉर्म भरा जा चुका है, उसके बावजूद भी अभी लोग परेशान हैं कई चीज़ों को लेकर। तो इसमें कई सारे सवाल हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब्जेक्ट अगर आपका रहा है, जो सब्जेक्ट मांगे हैं, क्या थर्ड ईयर में अलग है, तो क्या आप लोग अप्लाई किए हैं, जो लोग वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेट में कितना स्कोर होना चाहिए, कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी, पेट की कट ऑफ 2021 की, जो लोग पेट 31 दिए हैं वही लोग इसमें एग्ज़ाम देंगे, तो उनका कितना कट ऑफ रहेगा कि वो एग्ज़ाम दे सकेंगे। जॉब अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिलता है क्या या किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, इससे संबंधित सवाल है। मुख्य सेविका का काम क्या क्या होता है, कई लोग इसको लेकर परेशान है कि वैकेंसी कैसी है, सैलरी वगैरह क्या है, ये सब इससे संबंधित क्या अस्थायी पद है या अस्थायी पद है। और BA MS, इसमें एक और सवाल है जो कि BSc और MA वाले भी क्या दे सकते हैं एग्ज़ाम, ये भी एक बड़ा सवाल है। जबकि हर चीज़ें जो है वो लगभग क्लियर हैं और नोटिफिकेशन में, लेकिन फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन है, तो इस सबको मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा आपको। तो वीडियो आप अंत तक देखें, पूरा देखें, जिससे कि आपको सही जानकारी आप तक पहुँच सके और आपके सारे के सारे सवालों का जवाब आपको मिल सके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, जो कि ऑथेंटिक और सही जानकारी होती है। आप लोगों के लिए एक और जरूरी सूचना है, चक्षु प्रकाशन की बुक यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए बेहतरीन बुक है, और मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उनमें एक अच्छी किताब ये है, आप मार्केट से देख सकते हैं। इसकी संपूर्ण गाइड है, आपके जो 20 के 20 पूरे जो पॉइंट दिए गए हैं सिलेबस में, हर पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सारे पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट को अंदर बुक में पूरी तरीके से कवर किया गया है। 2000 लगभग आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं इसमें, 100% गारंटीड आपका सिलेक्शन की गारंटी लेता है ये। और यह पुस्तक मार्केट में अवेलेबल जितनी भी बुक्स हैं उन सब में सबसे बेहतरीन बुक, और ये बुक आपको ऑनलाइन कहीं से मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट या अन्य और भी जगहों से, आप अमेजन से भी इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये बुक मिल जाती है। ऑफलाइन आपके आसपास जो भी लोकल स्टोर होंगे, बुक स्टोर होंगे, वहाँ पर भी ये बुक आपको आसानी से अवेलेबल होगी, मिल जाएगी। तो एक अच्छी किताब है, आप इस बुक को ले सकते हैं मार्केट में, जो कि आपके नए पैटर्न पर, पूरी तरह से नए सिलेबस पर जो आपका दिया गया है मुख्य सेविका का, उस पर बनाई गई है। तो आप लोग एक बार इसको जरूर देखें। अब यह सारे सवाल आए कहाँ से आपको दिखाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कमेंट्स हैं जिनको हम दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन सबको ले आना दिखाना उतना नहीं, क्योंकि जैसे कई लोगों का है होम साइंस BSc गर्ल्स एलिजिबल रहेगा या नहीं सर, तो ओनली आर्ट्स एलिजिबल रहेगा सबको। तो कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन नहीं, BSc भी एलिजिबल रहेगा, डोंट वरी सर, कट ऑफ कितना जाएगा, और सर जिसके पास लास्ट ईयर में सोशलॉजी होम साइंस है क्या वो एलिजिबल है। ऐसे कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों को लिस्ट हमने बना ली है, और आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो एक एक सवाल करके लेते हैं और एक एक सवाल का जवाब यहाँ पर आपको एक एक करके देते हैं, तो हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहला आपका जो शैक्षिक अर्हता से संबंधित सवाल है, पहले नोटिफिकेशन का आपको फिर से एक बार पढ़ लीजिए। अनिवार्य अर्हता के बारे में दिया गया है, उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की जो नियमावली है अधीनस्थ की, उसमें क्या दिया गया है। इस वैकेंसी के लिए अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण बाल विकास, ये चीज़ें एक में आती हैं, या करके लगाया गया। इनका मतलब है कि समाजशास्त्र हो या फिर समाज कार्य हो, यानी कि सोशल वर्क हो, सोशलॉजी हो, सोशल वर्क हो, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस हो, या पोषण एवं बाल विकास में आपके पास स्नातक होना चाहिए के साथ कला में स्नातक उपाधि। यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है। एक सवाल तो आपका जो ये BSc वाला सवाल था, ये यहीं पर आपका इसका जवाब मिल जाता है। यहाँ पे दे दिया गया है कि कला में स्नातक उपाधि, यानी कि BSc वाले एलिजिबल नहीं है, ये क्लियरली यहाँ पर दिया गया है कि के साथ कला में स्नातक उपाधि। आप लोग बार बार, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता, लोग कहते हैं आप गलत जानकारी दे रहे हैं। या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, अब समकक्ष डिग्रियाँ कौन कौन सी होंगी उसके बारे में यहाँ कुछ बताया नहीं गया है, जबकि BSc को तो यहाँ काट दिया गया, कला को ले लिया गया। समकक्ष में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कई सारे वैकेंसी ऐसी होती हैं जहाँ पर आप में मान लीजिए ग्रेजुएशन मांगा है किसी सब्जेक्ट से, लेकिन उस सब्जेक्ट से बंदे ने PG कर रखा है, यानी कि MA MSc कुछ कर रखा है, PG है उसके पास, तो जो ग्रेजुएशन वाला जो UG वाला है, जो UG वाले फॉर्म है, उसको PG वाला भी भर सकता है। ऐसा होता है समकक्ष में कई जगहों पर। तो समकक्ष के बारे में यहाँ कुछ बताया नहीं है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है, MA कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोशिश करिएगा। अगर आपको तब तक हो सकता है कि आयोग कुछ क्लियर करे या फिर एग्जाम में बैठने का मौका मिले, तो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, आप लोग पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, देखिएगा। फिर अगर एलिजिबल रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन समकक्षता के बारे में आयोग ने कुछ भी साफ साफ अभी नहीं कहा है। आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी वो कर लीजिए कि अभी
क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन हाँ ये है कि मैक्सिमम जगहों पर लोग एलिजिबल मान लेते हैं, ऐसा होता है, तो चांस हो सकता है मान लिया जाए। अब अधिमानी अर्हता को बहुत लोग समझते हैं कि ये भी अनिवार्य अर्हता की तरह, अधिमानी का मतलब होता है डिजायरेबल, यानी कि अगर आपने ये कर रखा है तो आपको वरीयता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं जिनकी मेरिट, जिनका नंबर जो है वो 100 तो है ही नहीं है इसमें, मान लीजिए 82 आता है, एक और दूसरा उसका भी 82 आता है, यहाँ पर टाई होता है, किसको लिया जाएगा। तो इसमें ये 3 चीज़ें जिनके पास होंगी उनको जो है वो वहाँ पे वरीयता दी जाएगी इसके अनुसार। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बाल महिलाओं के कल्याण हेतु व्यवहारिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। प्रादेशिक सेना यानी कि एनसीसी में 2 साल का आपका, प्रादेशिक सेना में आपका न्यूनतम 2 वर्ष का अवधि की सेवा की हो, या एनसीसी का भी प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो ये सब चीज़ें हैं तो आपको वहाँ पर वरीयता मिलेगी। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, ये अनिवार्य अर्हता नहीं, ये नहीं है, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके कई सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिग्री को लेकर कि ये सब चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। ये मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसे समझ में दूसरी वीडियो अब नहीं बनाने वाला हूँ बार बार कि क्या आप लोगों को क्या क्या अनिवार्य अर्हताएँ हैं और क्या ज़रूरी है, ये सब आप लोग फॉर्म भर चुके हैं तो अब बस ये जान लीजिए। इसके बाद आपको दोबारा साथ जानने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर कर दी जा रही है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर सैलरी और बाकी चीज़ों पर चलेंगे कि पेट 2021 का आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा। लोग इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि पेट 2021 का कट ऑफ जो है वो ठीक ठाक जाएगा, 25-30 तक जाएगा, 40 तक जाएगा, 50 तक जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैंने बता दिया है कि आप लोग जो है फॉर्म इसमें कितने पड़े हैं वो मैं पहले कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि 60 से 70 हज़ार आपके फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, और 30 गुना लगभग 15 गुना बोलता है यूपी ट्रिपल एससी, 30 गुना हर एग्जाम में बुला रहा है। लेखपाल में जैसा बुलाया, जैसा कि एएनएम में बुलाया गया, तो यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स हैं इसलिए संख्या बहुत कम है, 8 से सब्जेक्ट रख दिया गया। कई सारे क्राइटेरिया होने के बाद ये कंडीशन आ गया कि पेट ही होना चाहिए 2021 का। तो 15 गुना बोला जाता है लेकिन 30 गुना बुलाया जाता है। तो अगर आप 2700 लगभग पोस्ट है तो 2700 को 3 गुना अगर आप करते हो तो आप खुद ही देख लीजिए कि ये जो है 30 गुना 75,000 मतलब 80,000 के पार चला जाता है। तो आप देख रहे हैं जब 80,000 के पार जा रहा है, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उन सबको मौका मिलेगा पेपर देने का। बशर्ते ये कर सकता है कि जैसे कि आपने देखा है कि एएनएम की वैकेंसी में दिया था कि 0 के ऊपर यानी कि पॉजिटिव नंबर्स आपके जो भी होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसी कंडीशन वो रख सकता है कि जो माइनस में है उनको मौका ना दो, ज़्यादा ही बेकार है ऐसा उसको लग जाए, तो वो ये कर सकता है कि 0 के ऊपर जो पॉजिटिव नंबर्स में होंगे वो सभी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसका चांस बहुत ज़्यादा है, मौका इतने लोगों को यहाँ मिलने वाला है एग्ज़ाम के लिए। तो आप ये अगर आपने फॉर्म भरा है, आप एलिजिबल हैं, तो आप लग कर तैयारी करें, आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाएं, आप तैयारी करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं। कि इसका सिलेबस अगर हमने पहले भी इस पर बता दिया है, सिलेबस इसका ऐसा है कि आप इसके बारे में तो बिल्कुल सोचिए मत, क्योंकि सिर्फ रट्टा मारने वाला पूरा का पूरा सिलेबस है। न जीएस है आपका, न यहाँ पे मैथ है, न रीजनिंग है, सब चीज़ें तो है ही नहीं है यहाँ पर। आपके पास सीधा सीधा यहाँ पर क्या मिलता है, एक सब्जेक्ट दे दिया गया है, एक आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें दे दी गई हैं, उसको आपको पढ़ना है, रटना है और समझना है। और जो लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी से रहे हैं उनके लिए तो और बेस्ट है, वो तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानते भी हैं, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको उम्मीद है कि इन 2 सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब फर्स्ट ईयर और इसकी बात अगर कर लें तो उसमें भी वहाँ दिया हुआ था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी ग्रेजुएशन दिया है कि लास्ट ईयर तक भी वो कह सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप तैयारी करें, थर्ड ईयर में नहीं भी है आपका सब्जेक्ट तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो ऐसा बहुत सारी वैकेंसीज में होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, लेकिन थर्ड ईयर में अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो भी आपको एलिजिबल मान लिया जाता है। तो यहाँ भी वैसा हो सकता है, मैं इस चीज़ की आपसे श्योरिटी नहीं ले सकता। ठीक, अब आपकी बात आती है जॉब क्या अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। तो अगर इसकी बात करें तो सीधी सी बात है, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, ये सब वैकेंसीज़ में आपके नंबर जैसे होते हैं उस तरह से आपको जॉब मिलती है। तो इसमें प्रायोरिटी होती है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि आपकी जॉब जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगी। तो मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में जॉब जो है आसानी से मिल जाएगी। तो ये मान के चलें कि आपको आपके जॉब जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाएगी। मुख्य सेविका का काम क्या होता है, तो अब हम लोग काम के बारे में अगर जान लें तो अगर मुख्य सेविका के काम की बात कर लें तो मुख्य सेविका का काम क्या होता है, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जितनी भी कार्यकर्ताएँ काम करती हैं, इनका जॉब प्रोफाइल जो रहने वाला है वो सब इनके अंडर में रहेंगे। मुख्य सेविका आपकी जो होगी यानी कि जो चीफ सर्वेंट होगा उसके अंडर में ये सभी बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो काम करेंगी। उनका देखरेख करना, चीज़ों की जो भी पॉलिसीज़ हैं, टीकाकरण कार्यक्रम है और आपका जो होता है वो वितरण होते हैं कई सारे पौष्टिक आहार, इन सब चीज़ों के
बाल विकास से रिलेटेड जो भी काम होता है पूरे ग्राम सभा में या जगहों पर जहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है, उन सभी को देख रेख करना इनके अंडर में कराया जाएगा। उनका थोड़ा सा जो है वो संचालन बेहतर हो सके, और उनमें जो भी लोग कुछ इलीगल काम करते हैं, चीज़ों को बेच लेते हैं, लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं, उन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, उन सब चीज़ों को करने के लिए ये पोस्ट बनाई गई है और इनको रखा जाएगा। ये इनका काम होगा। एक चीज़ और काम के साथ मैं आपको सैलरी बता दूं, जिसकी मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा था। सैलरी यहाँ पर ठीक ठाक होगी, 2800 ग्रेड पे के आसपास के ये ग्रेड पे है, यानी कि ये 32-33 हज़ार आपका जो है स्टार्टिंग में मिलेगा। इससे प्लस ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। ये आपकी सैलरी होगी, कम नहीं होता है ये। पद कैसा है, अस्थाई है या अस्थाई, ये साफ साफ आपको दिया गया, नोटिफिकेशन में ही दिया गया। आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है अस्थाई, यानी कि आप जो है संविदा पर होंगे। लेकिन ये सब आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग संविदा पर हैं, जो आपके वैकेंसी आंगनबाड़ी वाले हैं लोग हैं, वो भी अभी तक नहीं हटे, सबके सब काम कर रहे हैं। तो अस्थाई भी कम नहीं है, अस्थाई होने के चांस में ज़्यादा रहते हैं। तो अस्थाई भी अस्थाई ही मान के आप इसको चलें, है फिलहाल तो अस्थाई है। अब आता है क्या बीएससी और एमए वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि बीएससी वाले जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते किसी कंडीशन में। एमए वालों के लिए कोई अभी इसमें कुछ नहीं दिया गया है, वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। फॉर्म अगर उन्होंने भरा है तो एग्जाम दें, बाकी आगे जो होगा वो समकक्ष के कैटेगरी में अगर इनको ले लिया जाता है, समकक्ष में रख दिया जाता है, इनको भी ऑप्शन मिल जाता है, मौका मिल जाता है, तो इनके लिए बेहतर ही है। बाकी अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आपका जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी सवाल है डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं, सवालों के जवाब आपके वहाँ भी मिल जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।